So coming to the parenting, what is the burning issue on parenting? That is, parents intentions are good. मैंने 15 साल के इस करियर में आज तक एक भी पेरेंट ऐसा नहीं देखा है जिसकी अपने बच्चों के लिए इंटेंशंस खराब हो। मेरे पास जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप केसेस आते हैं तो मैं बहुत बार देखता हूं कि एक दूसरे की इंटेंशंस इतनी खराब हो जाती हैं कि वो दूसरे को खत्म बर्बाद कर देना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। बट चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में मैंने एक भी पेरेंट आज तक ऐसा नहीं देखा, चाहे कितने भी खराब रिलेशंस हों, कि उनकी इंटेंशंस जो हैं अपने बच्चों के लिए खराब हो। Around 45-50% of my cases, counseling cases that I deal in a year, they are child parent relationship. और 4 साल के बच्चे से लेके और 32 साल के बच्चों के पेरेंट्स, उनके रिलेशंस अपने बच्चों के साथ खराब हैं। So that's the fact of life, that's the reality of life. What can parents do to improve child parent relationship? ये हमारा आज का एफर्ट रहेगा। A child responds to the environment. इस चीज को थोड़ा सा समझें कि आपके इंप्रूव होने से, बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमारे इंप्रूव होने से रिलेशंस कैसे इंप्रूव होंगे। सो चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट। एक बार आप अपना पेरेंटिंग चेंज कर लेते हैं और उसकी वजह से अगर आपका होम एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाता है, देन ऑब्वियसली इट विल लीड टू द इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड्स बिहेवियर ऑल्सो। So what are the concerns of parents? So I want all of you to validate them. और इनके अलावा अगर आपको कोई और कंसर्न नजर आता है तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। नॉर्मली जो मैं केसेस देखता हूं और जो कॉमन मुझे जो इश्यूज नजर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न पेरेंट्स का रहता है दैट किड्स डू नॉट एक्ट रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। Too much time on screen, as one of you have said, that kids are spending too much time on screen, mobile, laptop, or televisions. No focus on studies, marks are falling down. He is very intelligent, he can score good marks if he studies, but problem ये है कि बस वो पढ़ता नहीं है, उसका focus नहीं है पढ़ाई पे। He is eating too much of junk food, his weight is increasing. मुझे याद आता है कि 9th स्टैंडर्ड का एक बच्चा, उसको ओवरवेट, ही वाज 90 केजीज और उसको ज्यादा, मतलब वेट बहुत ज्यादा था उसका। प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल गया और वो मुझे आके बोलता है, कहता है सर मैं ना 3 बजे वहां से वापस आ रहा था हॉस्पिटल से, तो साइड में ना वो चाइनीज फूड की वो जो एक वैन खड़ी होती है वो खड़ी हुई थी, तो उसको देख के मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ खा लूं अभी। और अभी वो हॉस्पिटल से निकल के आ रहा है। sleeps very late in night and does not wake up on time, does not like to go to school, misses his tuition classes, teachers come and wait but he does not even come out of his room. एक लेडी है, उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन अरेंज की हैं, टीचर्स आते हैं, वेट करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चा जो है अपने रूम से बाहर नहीं आता है। Sir, can I say something about it? या प्लीज। Sir, if we will talk about screen time, या so who's responsible for the screen time? As a parent, we. अभी बात करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं। पहले लेट मी जस्ट मेक सम बेस, फिर मैं आपके व्यूज भी मैं लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हम लोग। So his parents say whether his friend circle is not so good or he has no friends at all. He consumes weeds, alcohol, आजकल तो हुक्का बार्स भी हैं, सिगरेट्स भी हैं, वेप्स भी आ रही हैं। There is no time management. He tells lies, hides things, does not share with parents. मुझे याद आता है केस की, एक लेडी करीब 30-32 साल की होंगी ना, उनका डिवोर्स हुआ एंड देन शी अगेन फॉल इन लव विद समवन एल्स एंड वाज रेडी टू मैरी। उनके सारे फ्रेंड सर्कल में सारे कजन्स को, उसके अपने सगे सिबलिंग्स को मालूम था, सिर्फ जिनको नहीं मालूम था वो उसके पेरेंट्स थे। सो सबसे ज्यादा हम बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से वो चीजें छुपाते हैं। स्टील्स मनी, ये भी कुछ केसेस में देखने के लिए मिलता है। ही लाइक्स टू बी अलोन इन हिज रूम,
कोई सोशलाइज नहीं करना चाहता है, एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। और पेरेंट्स यहां तक बोलते हैं कि सर उसके कमरे में हमें जाने से डर लगता है। इफ वी स्टॉप हिम देन ही मिसबिहेव्स, डिसरिस्पेक्ट्स एंड बिकम एग्रेसिव। बच्चों ने मोबाइल तोड़े हैं, टीवी तक तोड़े हैं, क्रॉकरी। एक पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं सर जो घर की सबसे एक्सपेंसिव क्रॉकरी होगी वो उसकी प्लेट्स हाथ में लेके खड़ा हो जाता है, मम्मी ने कुछ बोला, एक प्लेट तोड़ी, दूसरा बोला, दूसरी प्लेट, और फिर तीसरा हाथ में लेके बोलता है और कुछ बोलना है। शाउटिंग, इवन पुशिंग हिज पेरेंट्स। अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए और उन्होंने मुझे बोला कि उनका बेटा जो है वो, उनको जिस तरीके से वो फेस एक्सप्रेशन शो करता है, ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कब हमारे ऊपर हाथ उठा देगा। हिटिंग द सिबलिंग्स, ये भी कुछ केसेस में देखा जाता है कि बच्चे अपने आप को हार्म कर रहे हैं ना, दे आर पुटिंग सम दे आर कटिंग देयर हैंड्स बाय ब्लेड और बाय कंपास। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ आर यू अटेम्प्टिंग सुसाइड, देन दे से नो सर, सुसाइड नहीं है, द फिजिकल पेन it gives a relief to the emotional pain in which they are. So if we do not stop the child, then he will not be successful or healthy or happy in life. So the question, the concern of the parents is, sir हम कैसे बच्चे को उसकी health, उसकी success को spoil होता हुआ देखें? We used to respect our parents, but our kids do not respect us. गोइंग आउट विद फ्रेंड्स फॉर एन ओवरनाइट स्टे और पार्टीज, ये एक नया ट्रेंड बच्चों में आ गया है जिसको ये लोग मी टाइम बोलते हैं। मोबाइल यूसेज हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड किड्स स्पेशली आफ्टर 2020। सो ये बहुत कॉमन कंसर्न्स हैं जो मेरे पास आती हैं और हम इन सबको हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे आगे। पेरेंट्स की जो कंफ्यूजन है, उनकी कंफ्यूजन क्या रहती है, जैसे क्वेश्चंस आई एम श्योर आप लोगों के भी दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकती हैं। शुड वी बी स्ट्रिक्ट और शुड वी बी लीनिएंट? So it's a both way. Right. So I'm just talking about the concerns. I'm not yet giving the solution. We'll talk about it. I'm just trying to make a base or a foundation so that I can say whatever I am trying to convey today. You're right, it is both ways. So we'll talk about it. Should one parent be strict and the other be lenient to maintain the balance? ये भी बहुत कॉमन स्टेटमेंट आती है कि सर एक गरम है एक नरम है, यही हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। We are doing our best, giving him the best of the facilities, but why he misbehaves and not serious for his career? Our behavior with both the kids is still same. Is still why one misbehaves and other does not. Kids wants me time and parents feel that you should spend time with us. Night life, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। Night life, so he spends late nights with friends. It's not normal for the parents. Parents are feeling helpless in front of kids. So parents feel that their children are wrong, right? But I just want to put a question to you. Is really child at fault? ये सब concerns हैं, ये सब issues हैं, but is really child at fault? The way I look at it is, when a child was born, he was a clean slate. और जो भी उसके ऊपर हमने लिखा है, knowingly or unknowingly, that is written by parents. जब मैरिजेस होती हैं, नए रिलेशंस होते हैं, तो दोनों लोग अपनी पर्सनालिटी बन के आती है, उनके एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी होते हैं। बट एक बच्चा जब पैदा होता है, ही इज कमिंग विद जीरो एक्सपीरियंसेस, ही इज कमिंग विद अ क्लीन स्लेट। और उसके ऊपर जो भी लिखा है, चाहे आपने जान के लिखा हो या अनजाने में लिखा हो, वो लिखा तो पेरेंट्स नहीं है। देन हाउ कैन अ चाइल्ड बी रॉन्ग? So I'm not giving this as a judgment or my opinion. We will explore this through the journey that we are going to have it now.
सो रॉन्ग डायग्नोसिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर हम एक रॉन्ग डायग्नोसिस करते हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं कि गलती बच्चे की है, तो फिर हम ऑब्वियसली फिर हम गलत ट्रीटमेंट में उलझते रहेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? आप एक चीज देखें, आप सब अपने अपनी लाइफ में एक चीज को देखिए, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। चाहे वो एक टीचर है, उसने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद ही टीचर पढ़ाना शुरू करती है। डिफेंस सर्विसेज में सोल्जर अंडरगोज अ ट्रेनिंग बिफोर ही गोज टू द फ्रंट। कॉर्पोरेट में हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन मैरिज, पेरेंटिंग एंड लाइफ स्किल्स, ये तीन चीजें मैं देखता हूं अपने एक्सपीरियंस से ऐसी हैं जहां पे हम बिना ट्रेनिंग के एंटर कर जाते हैं और फिर हम अपनी गलतियां करके सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। लेकिन जब तक हम सीख कर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब तक डैमेजेस हो चुके होते हैं और रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं। द सेम थिंग आई सी इन द पेरेंटिंग रिलेशनशिप, द सेम थिंग आई सी इन द मैरिज रिलेशनशिप्स आल्सो। सो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स बिहेवियर। इसको हम अभी थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो एज आई सेड, दीज आर द 3 एरियाज जहां पे की ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं है। सो इन लाइन विद माई मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, आई हैव डिजाइंड द पेरेंटिंग ट्रेनिंग, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसका मैंने नाम रखा है संतराश, द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। दूसरा एक मैरिज एंड प्री मैरिज ट्रेनिंग मैंने डिजाइन किया है, जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम ऑफ हनीमून। And life skill trainings where you learn how to be successful without compromising on health, happiness and relationship, और इसका नाम मैंने रखा है Conquer the Success. So parenting training जो मैंने नाम रखा है, that is संतराश the art of parenting। इसमें हमारा एफर्ट क्या होगा? We will try to see the world through the eyes of your child. नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स अपनी समझ से, अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। Right. So in this Santarash program, we try to see the world through the eyes of your child. We will learn parenting, and it is always better to prevent and prepare than to repent and repair. Failure in parenting. क्या फेलियर है पेरेंटिंग में? मैंने कहा कि हर पेरेंट की इंटेंशंस अच्छी हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। Absolutely no doubt about it. There can be a blanket coverage for this. But the failure point is, हम कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स अपनी इंटेंशंस को कन्वे करने में तो फेल हो जाते हैं। मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूं और आपको पता लगता है कि मैं आपके बारे में बुरा सोच रहा हूं, तो ये तो इक्वेशन टैली होती है, दैट मेक सेंस। लेकिन अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में बुरा सोच रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे एंड पे गलती है। पेरेंट्स फील दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड। वो हो सकते हैं और एरियाज में, बट एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है तभी एक पेरेंट पैदा होता है। सो एज फार एज पेरेंटिंग एक्सपीरियंस इज कंसर्न, यू आर इक्वली न्यू एज अ चाइल्ड। बोथ लैक नॉलेज एंड बोथ लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। सो लेट अस फर्स्ट, मैं एक ब्रॉड लेवल पे पहले बात करता हूं, फिर हम लोग स्पेसिफिक्स पे जाएंगे। तो मैंने पहले प्रॉब्लम एरियाज, कंसर्न्स हमने बात किया। अब मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज बैड पेरेंटिंग। मैडम कहें, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, इट इज डिस्टर्बिंग अदर पीपल। सो व्हाट इज गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक मुर्गी का अंडा है, तो आप देखते हैं कि मुर्गी का अंडा जो है वो दो तरीके से टूट सकता है। एक तरीका क्या होता है? एक तरीका है जब हम उसको बाहर से हिट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है और अंडा टूट जाता है। और दूसरा तरीका जो होता है अंडे के टूटने का, वो है हैचिंग, जब वो अंदर से टूटता है। सो जो मुर्गी का अंडा है उसको तो हर सिचुएशन में टूटना ही टूटना है। What is the difference? Is there any difference between breaking the egg from outside and breaking the egg from inside? Is there any difference? Yes.
देयर इज अ मेजर डिफरेंस। द डिफरेंस इज कि जब अंडा बाहर से टूटता है तो अंडे के अंदर जो एक पोटेंशियल है एक नई लाइफ को पैदा करने का, वो पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब अंडा बाहर से टूटता है तो उसके अंदर से एक नया जीव पैदा होता है, एक नई लाइफ उसमें से अंडे में से निकलती है। राइट? सो अंडे ने टूटना ही टूटना है, बाहर से तोड़ेंगे उसके पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करते हैं, अंदर से टूटता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो एक्चुअलाइज होता है, वो एक रियलाइज होता है। सारी पेरेंटिंग को मैं सिर्फ इसी एग्जाम्पल पे रख सकता हूं। जब हम बात करते हैं अंडे को बाहर से तोड़ने के लिए, इसका मतलब ऑल दैट इज बैड पेरेंटिंग। और जब हम अंडे को अंदर से हैच होने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो एक एनवायरनमेंट देते हैं, ऑल दैट कम्स अंडर गुड पेरेंटिंग। राइट? अब व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? जो मैंने कहा एक मेटाफर में कि अंडे को बाहर से तोड़ने का मतलब इट इज बैड पेरेंटिंग। अब हम इस मेटाफर को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? सबसे पहले आप देखें, मैंने कहा कि हर पेरेंट की इंटेंशंस अपने बच्चों के लिए अच्छी हैं। तो इसको थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि पेरेंट्स की इंटेंशंस क्या होती हैं। तो हमारी इंटेंशंस क्या हैं? एज पेरेंट्स वी ऑल वांट दैट आवर चाइल्ड शुड बी सक्सेसफुल, he should be healthy, he should remain happy, and he should have good relations with his family and friends. यही तो हमारी इंटेंशंस हैं। कोई पेरेंट ये तो नहीं चाहता बच्चे से तुम जाके पैसा कमा के लाओ अपने खर्चे के लिए। सो इंटेंशंस आर गुड, लेकिन अगर बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, आप उसको बोलते हैं सक्सेसफुल होना इंटेंशन है, उसके लिए आप बोलते हैं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, इतना टाइम आपको मोबाइल देखना है, इतना टाइम मोबाइल नहीं देखना है, हेल्दी रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं बच्चे को, आप बोलते हैं आपको ये खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता, देन व्हाट इज योर बिहेवियर? नॉर्मली हम क्या करते हैं? स्कोल्डिंग करते हैं, डांटते हैं बच्चों को, पिटाई भी करते हैं, शाउटिंग है, सजेशंस देना है, क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, कंपैरिजन करते हैं हम औरों के साथ, स्पाइंग तक मैंने करता हुआ देखा है बच्चों को, पेरेंट्स को। फोर्सफुली वी ट्राई टू टेक हिज मोबाइल और लैपटॉप और स्विच ऑफ द वाईफाई, कि वाईफाई का पासवर्ड नहीं है बच्चे के पास, अब वाईफाई ऑफ कर दिया, अब बच्चा क्या करेगा? मोबाइल नहीं देखेगा। यहां तक भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के कमरे का जो लैच है उसको भी निकाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ग्रुप में एक किसी ने एक क्वेश्चन डाला था, that explain about helicopter parenting also. So helicopter parenting is basically it's a micromanagement. अब एक जो बच्चा है, he might appear obedient on the outside but he is becoming rebellious inside. जब बच्चा छोटा है, आप देखिए, आप बच्चे से वो करवा रहे हैं जो आप उससे करवाना चाहते हैं। क्यों करवा पा रहे हैं? क्योंकि आप उससे बड़े हैं, क्योंकि आप पावरफुल हैं, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी आप किसी न किसी तरह से अथॉरिटी दिखाकर बच्चे से वो करवाते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। बच्चा जो है वो छोटा बच्चा होता है, हमारी बात को मानता है, मानता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या वो सही में मानता है? बहुत बार पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि 13 साल की उम्र में आते आते बच्चे रिबेलियस बन जाते हैं। मुझे याद आता है कि ओशो के एक फनी करेक्टर हैं मुल्ला नसरुद्दीन, और मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो एक दिन अपने ऑफिस से आते हैं और देखते हैं कि उनका 7 साल का बेटा फजलू बैठा हुआ है, शरारत कर रहा है, तो उसकी बहुत पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद अंदर चले जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कपड़ा बदलते हैं, जब बाहर आते हैं तो बेटे को बोलते हैं कोई गुस्सा है तो परमानेंट तो नहीं रहेगा, थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। अब बाहर आके उसको बोलते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे अब्बा हजूर हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें मारते हैं, तो आप बुरा मत मानना। अब वो छोटा बेचारा 7 साल का फजलू क्या बोलता है? कहता है कि प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूं, पर बदकिस्मती से मैं आपको सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा प्यार का सबूत का मतलब पिटाई करना है, और ये सबूत देने की हिम्मत पैदा करने में उसको 13 साल का समय लग जाता है। मुझे याद आता है
एक पेरेंट्स मेरे पास आते थे, हस्बैंड और जो फादर जो हैं ही वाज वर्किंग इन नेवी और मदर वाज हाउसवाइफ। ये बच्ची कोई 13-14 साल की थी। तो वो बोलते हैं कि सर, कमिंग फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, मेरा एक वो रहता है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है घर में। तो आज तक ये हुआ कि मैं बोलता था घर में और बाकी सब लोग सुनते थे। कल रात को ऐसा हुआ कि मैं जितनी जोर से बोला हूं, मुझसे ज्यादा जोर से मेरी बेटी बोली है। तो मुझे लगा नाउ इट इज अ हाई टाइम, अब मुझे कोई एक प्रोफेशनल हेल्प ले लेना चाहिए। 13 साल की उम्र तक अगर हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात मान रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि वो हमारी बात को मान रहे हो। वो शायद अभी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो हमारी बात को अपोज कर पाए। तो बाहर से मानता हुआ जरूर बच्चा दिखाई देता है, बट देन ही इज बिकमिंग रिबेलियस फ्रॉम विद इन। चाहे आपकी इंटेंशंस बुरी ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपना एक केस डिटेल्स बताता हूँ। एक लेडी मेरे पास आती थी, अपनी बेटी को लेकर आई, 16-17 साल की बेटी, और उसने कम से कम 2 या 3 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड मदर की नजर पड़ गई और वो बच्ची बच गई। अब जब वो मेरे पास आई और जब मैंने बात करी, डिटेल्स लेना शुरू किया, तो उनकी जो मदर आई थी, मदर ने मुझे बताया, कह रही सर आप नहीं समझते हो, ये बच्चे भी नहीं समझते मैं कितना स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, ही इज डायग्नोज्ड विद कैंसर और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि साल भर मैक्सिमम अगर वो जिएंगे तो 1.5 साल तक जिंदा रह सकते हैं। कमजोर होते जा रहे हैं। उनका अपना बिजनेस है। अब हस्बैंड तो जा नहीं सकते हैं ऑफिस, तो देन शी हैज टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस आल्सो। एंड शी सेड कि सर, कैंसर जो है वो इतनी बीमारी, ऐसी बुरी बीमारी है कि कितना भी हमारा एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर्ड हो इंश्योरेंस में, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे खर्चे हो जाते हैं। सो आई एम हैविंग एन इमोशनल बर्डन, आई एम हैविंग फाइनेंशियल बर्डन, वर्क प्रेशर इज ऑल्सो देयर ऑन मी। अब मैं इतना स्ट्रेस रहती हूँ, इतना दुखी हूँ। अब देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसने मरना ही मरना है, लेकिन जब आपको पता हो कि आपका लव्ड वन ठीक 1 साल यहाँ ना 2 साल टेबल में लेके मर आओ। जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वरना पीरियड टेबल निकालना और तो स्टूल बड़ा लेके आ मुश्किल है। बेटा, जल्दी से। आप बेड प्लीज पे ले आ, फिर बेड पे। आप प्लीज अपना और ये माइक ऑफ बर्तन कर रखा। दीजिए। हेलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक बार चेक कर लें, किसी का माइक अगर ऑन है तो आप प्लीज उसको ऑफ कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये मैं इतने प्रेशर से गुजर रही हूँ, हो जाता है बच्चे के साथ, हम कभी डांट भी देते हो, फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकल भी जाती है। अब मैंने उनको बोला कि मेरे पेपर पे जो क्लाइंट का नाम रखा लिखा है वो आपकी बेटी का नाम है। सो आई हैव टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम हर आईज। आपके रीजंस कितने भी जेन्युइन हो, लेकिन आप जो भी इम्पैक्ट कर रही हैं, जो भी आप बिहेव कर रहे हैं बच्चे के प्रति, वो बच्चे की पर्सनैलिटी तो उसी से इम्पैक्ट हो रही है। मेरे पास कितने बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, अब जब पहला बच्चा पैदा हुआ है, अब आपकी शादी को ज्यादा समय हुआ नहीं है, अभी हस्बैंड वाइफ आपस में ही स्ट्रगल में लगे हैं, कभी इन लॉस के साथ चैलेंजेस है तो उसमें लगे हैं, फोकस ही नहीं है अभी बच्चे की तरफ, लेकिन बच्चा उन चीजों से इम्पैक्ट होता जाता है। आप बच्चे के साथ जो भी बिहेव कर रहे हो, चाहे आप कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बच्चे के लिए वो गुड पेरेंटिंग नहीं होगी, इट विल बी अ बैड पेरेंटिंग। So bad parenting is hitting the egg from outside. So we can say this helicopter parenting is a bad parenting. So then what is good parenting? मैंने आपसे क्या कहा कि जब अंडा अंदर से हैच करता है, जब उसमें से एक नया जीव निकलता है, दैट इज गुड पेरेंटिंग। अब ये तो मेटाफर में है, अब इसको हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो गुड पेरेंटिंग इज लेटिंग द एग हैच फ्रॉम विद इन। So good parenting is to motivate your child to be responsible and full of and fulfill your intentions of his success, health, happiness and cordial relations. गुड पेरेंटिंग का मतलब है कि आपको बच्चे को मोटिवेट करना है। आप समझते हैं कि बच्चे को सक्सेसफुल होना चाहिए। अब ये चीज बच्चे की समझ में आना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है। अगर ये चीज हम बच्चे के अंदर पैदा कर पाते हैं, ये मोटिवेशन पैदा कर पाते हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा।
अब वो अपने मोटिवेशन से ही पढ़ाई करेगा। अगर हम बच्चे को इस चीज के लिए मोटिवेट कर पाते हैं दैट यू हैव टू बी हेल्दी, तो फिर अब बच्चे की डाइट पे हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही न्यूट्रिशियस डाइट खाएगा। सो योर इंटेंशंस शुड बिकम हिज इंटेंशंस। बस अगर आप दोनों की इंटेंशंस में डिफरेंस है, मतलब स्टिल यू आर डूइंग अ रॉन्ग पेरेंटिंग। और अगर अपनी इंटेंशंस आप बच्चे तक कन्वे कर पाते हैं, इट मींस दैट इज अ गुड पेरेंटिंग। एक केस मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड में, और उसके पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर इसका जो है टाइम मैनेजमेंट खराब है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है, ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पे रहता है, ऑनलाइन गेम खेलता है रात भर, पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं है, बदतमीजी भी करता है, दरवाजा बंद करके सारा दिन रहता है, ऑल दैट कॉमन कंसर्न्स जो मैंने आपको बताया। अब मैंने उनको ये बोला, अच्छा उन्होंने एक और पॉइंट बोला, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई घर में रिलेटिव आया हो, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कोई एग्जाम हो उसका नेक्स्ट डे, लेकिन 5:30 बजे उसको प्लेग्राउंड जाना है, फुटबॉल खेलना है, 1.5 घंटा 2 घंटा रोज खेल के आता है। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर नाउ यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। एक तरफ आप बोलते हैं कि उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए 5:30 बजे वो फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है। तो मैंने उनको कहा कि इससे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल और क्या चाहिए। इशू इज नॉट इन द टाइम मैनेजमेंट, इशू इज इन द मोटिवेशन। फुटबॉल खेलने का उसके अंदर मोटिवेशन है तो वो टाइम निकाल लेता है, और अगर उस बच्चे के अंदर पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए टाइम नहीं निकालेगा। सो गुड पेरेंटिंग का मतलब क्या है, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है। हम लोग करते क्या है, मेरे पास एक बच्चा आता था, ही वाज अ सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब उसके जो पेरेंट्स थे उनका डाइवोर्स हो गया था, और उसकी जो मदर थी शी गॉट मैरिड विद समवन एल्स। अब ये बच्चा बड़ा था, ये अपनी नानी के साथ रहता था। तो वो ये बोलता है, कहता है सर फोन पे रोज मॉनिटरिंग होती है, रोज फोन पे जब भी मेरी बात होती है वो मुझे पढ़ने के लिए बोलती है। और वो बोलता है कि सर मैं कभी कभी मजाक में मम्मी को ये बोल देता हूँ कि ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाई करने से ना आपका फायदा होगा, तो अगर ऐसा है तो मैं आपके फायदे के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, फिर आप ही पढ़ लो। अब ऑब्वियसली ये सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये तो ये बात मजाक में ही बोल रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता होगा उनको, हम जितना उनको फोर्स करते हैं चीजों के लिए, क्या उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि उनके पढ़ लेने से हमारा फायदा होने वाला है। बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ अपने बेनिफिट के लिए पढ़ रहा है, उसको लगता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो कुछ बेनिफिट पेरेंट्स का होगा तभी तो मुझसे मेहनत करवाते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूं तो पेरेंट्स का कहना ये होता है कि सर हम तो उसको रोज समझाते हैं कि अपना जो है हेल्दी फूड खाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करो। तो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं लाइफ में, कि दुनिया की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी हमारी रिलीजियस बुक्स में लिखी हुई है। कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण ने सारी बढ़िया बातें गीता में कह दी हैं। गुरु ग्रंथ साहब, उसके अंदर नानक देव जी की परंपरा के जो गुरु हुए हैं, रादर उनसे पहले भी जो कबीर हैं या जो नामदेव हैं, रैदास है, उनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में आती है। यानी दुनिया की सारी बढ़िया बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, कोई कुरान पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई गीता, कोई रामायण, कोई जो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अपने आसपास सोसाइटी को देख के कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम कभी भी इन किताबों के पास तक गए होंगे? हम जो हम पढ़ते हैं, क्या हम उन चीजों को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं? भूल जाए दूसरों को, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की कोशिश करें। जो आप अपने धर्म ग्रंथों में, धर्म की किताबों में जो आप पाठ पढ़ते हैं, डेली पाठ पढ़ते हैं, उसमें से कितना परसेंट है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, या आपका कितना एम्फेसिस है उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की।
और याद रखिए, अगर हम अच्छी बातें पढ़कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, देन योर चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट। बोलने से बच्चे उन चीजों को इंप्लीमेंट करना नहीं शुरू कर देंगे। सो व्हाट आई से दैट गिविंग सजेशंस इज अ बैड पेरेंटिंग बिकॉज इट इज ब्रेकिंग द एग फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि हमें लगता है कि सलाह देने से काम हो जाना चाहिए, तो पेरेंटिंग तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगी अगर सलाह ही देना है। फिर तो आपकी भी जरूरत नहीं है, आप सलाह सारी की सारी टेप रिकॉर्डर पे डाल दीजिए और उसको रोज प्ले कर दीजिए मॉर्निंग और इवनिंग। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा अपना लगा लेते हैं, या कोई गीता का पाठ लगा लेता है, या कोई अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से हम पाठ लगा के कैसेट में सुन लेते हैं। आप भी अपनी सलाह वही डाल के कैसेट में लगा दीजिए, रोज सुना दीजिए बच्चे। नहीं, द वे आई लुक एट इट, based on my practical experience of handling so many parents, giving suggestions is not a good parenting. It is something like breaking the egg from outside. मुझे याद आता है एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड में, और उसके फादर, ही वाज एन इंजीनियर वर्किंग इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी सीनियर पोजीशन, हेडिंग एन R&D डिपार्टमेंट। और वो ये बोलते हैं, कहते हैं कि सर मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल वेंडर्स को मैं हैंडल करता हूँ, कि लोग मेरी बात को सुनते तो हैं, फिर माने या ना माने वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा बेटा जो अभी 16-17 साल का है, मैं इसके सामने अभी बोलना भी शुरू नहीं करता हूं, और ये पहले ऐसे हाथ हिलाता है मेरी बेइज्जती करने के लिए, पापा भाषण मत देना। मैं उसको बोलता हूं कि तू मेरी बात सुन तो ले यार, अगर तुझे नहीं माननी हो तो मत मानना, बट एटलीस्ट आई हैव द राइट टू से व्हाट आई फील। ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इतनी सलाह दी है। अब बच्चा जो है समझ जाता है कि बोलने से पहले कि इनका काम वही, उन्होंने 4 सलाह देनी है, पापा भाषण मत देना। So parenting is not as easy as giving suggestions. Now, why parenting is most important in child's development and growth? एक फंडामेंटल पॉइंट, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि पेरेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो 3-4 डायमेंशन से मैं इस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, पेरेंटिंग जो है दैट बिल्ड्स द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। आप इमेजिन करें कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, एक कार में आप ट्रेवल कर रहे हैं, और पीछे से कोई एक आता है जो बहुत गलत तरीके से आपको डोमिनेट करके, ओवरटेक करके चला जाता है। अब चारों लोगों ने इंसिडेंट्स तो एक ही देखा है, लेकिन चारों का बिहेवियर अलग हो सकता है। एक आदमी के मन में क्या विचार आएगा, वो ये सोचेगा कि 90% जो लोग हैं दे हैव नो सेंस ऑफ ड्राइविंग, सो व्हाई टू फाइट एंड स्पॉइल योर मूड। अभी एक के साथ लड़के आगे निकलेंगे तो पता लगा 4 कदम पे कोई दूसरा एक और मूर्ख ऐसा मिलने वाला है जो फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने वाला है, तो अपना मूड क्यों खराब करें। सो ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दी सिचुएशन। दूसरा इंसान, उसको शीशा खोल के चिल्लाना है, गाली देनी है, उसको इससे भी लेना देना नहीं है कि ये तो ओवरटेक करके निकल गया आगे, तो इस तक तो आवाज भी पहुंचने वाली नहीं है मेरी, लेकिन इनको शीशा खोल के चिल्लाना है, गाली देनी। इसका मतलब दूसरा बिहेवियर क्या हुआ, दैट इज एग्रेशन, एंगर इन द सेम सिचुएशन। तीसरा क्या हो सकता है कि मुझे इसको ओवरटेक करना है। अब वो इंसान अवॉइड भी नहीं कर रहा है, वो इंसान चिल्ला भी नहीं रहा है, लेकिन उसको ओवरटेक करना है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, मुझसे कोई आगे कैसे निकल सकता है, मुझे लाइफ में फर्स्ट आना है। और चौथा इंसान बोलेगा कि गाड़ी लगा इसके आगे और इसको पीटना भी है। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये बात पूरी तरह से सही है, तो यहां तो चारों ने एक्सटर्नल फैक्टर एक ही देखा था, चारों का बिहेवियर एक सा होना चाहिए। जैसे फैन है आजकल, मैं उसको ऑन करूं या आप ऑन करें या कोई तीसरा इंसान ऑन करे, आप स्विच ऑन करते हैं, फैन चलता है। फैन ऐसा तो नहीं बोलता है कि जो है मैं अपने सर्दियों में मुझे इस्तेमाल नहीं किया, मेरी कदर नहीं करी, अब जब गर्मियां आई, जरूरत पड़ी तो आप जो है मुझे मुझे स्विच ऑन करने आ गए, मुझे ध्यान देने आ गए। नहीं, इट डज नॉट कैरी एनी पास्ट। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। हम क्यों अलग अलग बिहेव करते हैं? बिकॉज वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। और ये पर्सनैलिटी कहां से बनती है? जिस दिन से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक
जो भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सब का सम टोटल इज दी पर्सनैलिटी, राइट। तो यानी जो भी आप बच्चे को एक्सपीरियंसेस करा रहे हैं वो बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही है। पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन ऑल द एक्सपीरियंसेस सिंस अ चाइल्ड इज बॉर्न। सो विल कवर दिस जब हम लोग संतराश ट्रेनिंग पे लंबी जब हम लोग बात करेंगे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं वो सिर्फ ये कि वाई पेरेंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेरेंटिंग इज बिल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, और अब इस पर्सनैलिटी से बच्चा लाइफ लॉन्ग वो बिहेव करने वाला है। दूसरी चीज, एक और सवाल मेरे पास बहुत बार आता है और वो ये कहते हैं कि सर आपने ये बताया कि लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा any experience or rather all the experiences since childhood they make our personality। तो फिर आप पेरेंटिंग को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हो? क्योंकि बच्चे की लाइफ में तो और भी एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, वही फ्रेंड्स के साथ मिलेगा, स्कूल में जाएगा, उन सब के एक्सपीरियंसेस भी होंगे। सो व्हाई डू यू ओनली पुट पॉइंट्स ऑन दी ऑन द पेरेंट्स ओनली कि भाई ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इस चीज को हम समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेरेंटिंग मेक्स द इम्यूनिटी स्ट्रांग और वीक। इसको थोड़ा समझते हैं, इम्यूनिटी का क्या मतलब है। आप देखें कि अभी इतने टाइम तक कोरोना रहा और इंडिया में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक ओनली 4% ऑफ द पीपल वर इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। अब सोचिए कि अगर ये 4-5% लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए थे तो क्या बाकी के जो 95% जो लोग थे, क्या उनके आसपास वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं था? कोरोना वायरस तो वहां भी था, लेकिन सारे के सारे 100% लोग व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू द कोरोना वायरस, व्हाई दे ऑल डिड नॉट गेट इन्फेक्टेड? बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। यानी बीमार पड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया और द वायरस, और आपकी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस के होने के बावजूद भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। द सेम थिंग कम्स इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। पहले 7 साल में बच्चे का कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है या डेवलप हो रहा होता है। अगर मैं माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 5% माइंड इज योर कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, डिसीजन लेता है, एंड 95% माइंड जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें एक्सपीरियंसेस हैं। अब सोचिए कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, आप देखते हैं कि उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होता है, हर चीज को वो टच करके देखता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके दिमाग में कोई भी फिल्टर नहीं है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो हर चीज को टच करता है। धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं, उसको समझ में आता है कि अगर हम ग्लास को टच करते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर कप को टच करता हूं तो ये कभी कभी गर्म भी होता है। अब इस एक्सपीरियंस के हिसाब से अब उसके फिल्टर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं कि वो अगर कप को टच करेगा ही विल बी वेरी कॉशियस, या वो नहीं टच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ये 6-7 साल उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब जाके उसका एक फिल्टर डेवलप होता है कि मुझे किस बात को मानना है और किस बात को इग्नोर कर देना है। लेकिन 7 साल से पहले तक जो भी बच्चे के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वो उसकी एक फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी बना देते हैं। अगर इन 7 सालों के अंदर उसकी पर्सनैलिटी वीक बन जाती है, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो ये बच्चा किसी भी इंसान से अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली उससे इंफ्लुएंस हो जाएगा, उससे इंपैक्ट हो जाएगा। मेरे पास जब लोग आते हैं सब्सटेंस अब्यूज के लिए, जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल, वीड छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे केसेस में, आई विल नॉट से इन ऑल द केसेस, बहुत सारे केसेस में जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने शुरू क्यों किया, इट इज बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। एक बच्चा अगर उसकी इम्यूनिटी वीक रह गई है इन द फर्स्ट 7 years,
और 7 साल में भी पहले 2 साल 3 साल जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है, तब तक तो सिर्फ पेरेंटिंग के ही एक्सपीरियंसेस उसमें आने वाले हैं। अगर उसकी इम्यूनिटी वीक रह गई है तो वो बाहर जाकर हर इंसान से इन्फ्लुएंस होगा, और अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर वो चाहे किसी भी तरीके के लोगों के साथ उठे बैठे मिले, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। उसको पता है कि मुझे जब मैं इन लोगों के साथ हूं तो मुझे सिर्फ मस्ती करनी है, लेकिन मुझे अपने लिए क्या करना है, आई नो इट वेरी वेल। ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एडवर्सली बाय एनी ऑफ द पीपल ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद। हर एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, इवन फाइटिंग पेरेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, उनकी बेटी 4 साल की, और उन्होंने कहा कि सर ये 4 साल की बेटी झेली नहीं जाती है। दीज वर द वर्ड्स व्हेन मदर गेव मी द फर्स्ट टाइम शी गेव मी द कॉल। मैं उनको बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। अब उसका क्या है, एग्रेशन नेचर है, वो अपने 2 साल के भाई को मारती है। वो कहती है सर इतना छोटा बच्चा है, उसको मारती है, हमें डर लगता है कहीं कुछ गलत तरीके से ना मार दे। अब मैंने जब उनकी केस डिटेल्स ली, उनको समझा, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप लोग हस्बैंड वाइफ, आप लोग का कैसे रिलेशनशिप है? तो उन्होंने बोला सर हमारी भी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा लड़ाइयाँ होती हैं तो आप फिजिकल भी होते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं हाथ से? तो उसकी वाइफ ने बोला सर आप इसकी हाइट देख रहे हो मेरे हस्बैंड की, हाथ से तो काबू में नहीं आने वाला है, मैं तो सीधा या तो बेल्ट या हैंगर यही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जब आप लोग लड़ रहे हो, एक दूसरे को हिट कर रहे हो, मार रहे हो, क्या ये चीज बच्चों को इम्पैक्ट नहीं करेगी? एंड देन दे सेड कि सर वो तो बहुत छोटी है, उसको तो समझ में भी नहीं आता होगा कि क्या है, अब तो 4 साल की होगी, लेकिन ये तो पुरानी बातें हैं। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि जब आप लड़ते हैं तो आप चिल्लाते हैं, यू आर ऑन टॉप ऑफ योर वॉइस। बच्चे को अभी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो जो एक हाई ऑडियो लेवल है, उसकी वजह से बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाएगा, और अब ये जो डर है उसकी लाइफ में कितना भी बड़ा हो जाए, वो उसके बिहेवियर को जिंदगी भर इंपैक्ट करने वाला है। सो व्हेन आई से एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स, वो एक्सपीरियंस तो मैटर करते ही करते हैं जो कि हम बच्चे के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, जो बच्चे को डायरेक्ट बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जहां मैं ख्याल आपका दिलाना चाहता हूं, बच्चे को वो एक्सपीरियंसेस भी इंपैक्ट करते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं। फाइट हो रही है पेरेंट्स की, घर का एटमॉस्फेयर खराब है, डिसफंक्शनल फैमिली है, ये सब चीजें बच्चे के बिहेवियर को इंपैक्ट करती हैं। नॉट ओनली अ स्मॉल चाइल्ड, आपने देखा होगा महाभारत में एक इंसिडेंस आता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता मालूम था और बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अर्जुन की जो वाइफ थी सुभद्रा, जब वो प्रेग्नेंट है, अभिमन्यु उनके पेट में है, तो अर्जुन उसको चक्रव्यूह में जाने का रास्ता बताते हैं। वो सुन रही है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है, और उसकी वजह से जो है वो बाहर आने का रास्ता नहीं सुन पाती है। अब ये बात रियल हुई है या इमेजिनेशन है, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात सही है। मैं अपने केसेस जब मैं लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाता हूं, और जब मैं वोम में उनको रोकता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ गिर गई है, उसको चोट लग गई है, तो वो एक्सपीरियंस भी बच्चे की सबकॉन्शियस मेमोरी में होता है। सो नॉट ओनली द इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आफ्टर द चाइल्ड हैज टेकन बर्थ, इवन बिफोर बर्थ व्हेन द चाइल्ड इज इन द मदर्स वोम, उस टाइम के भी मेमोरीज बच्चे की पर्सनैलिटी को इंपैक्ट करती हैं। सो वी विल कवर इन द संतराश कि कैसे हम बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यही तो बेसिक पेरेंटिंग है कि कैसे हम बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में संतराश प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि संतराश एक प्रयास है, एक एफर्ट है टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द आईज ऑफ योर चाइल्ड। तो कुछ बच्चों की मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे इकट्ठी की हैं जो मेरे पास आते हैं अपने सेशंस के लिए, व्हाट दे फील। एक बच्ची का कहना है, शी वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, शी सेज पेरेंट्स डू नॉट लव अस। सॉरी, ये लड़का था, ये 11th स्टैंडर्ड का ही था। पेरेंट्स डू नॉट लव अस, दे इन्वेस्ट ऑन अस सो दैट व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल पेरेंट्स कैन बोस्ट इन देयर सर्कल
that they made their children successful. Our success is a means of getting their ego satisfied. अब जब मैंने उस बच्चे से कहा कि देखो पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, आपको इन पैसा भी खर्चते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरे पास भी लेकर आए हैं। देन ही सेड कि सर ये मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि अपने सर्कल में बोल पाए मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। मेहनत मुझे करनी है, ईगो इनका सेटिस्फाई होने वाला है। अब जब बच्चा ये बात जान जाता है, इसके बाद आप कुछ भी बच्चे के साथ अच्छा करिए, लेकिन बच्चा इसी पर्सपेक्टिव से देखेगा दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ लव फ्रॉम माय चाइल्ड, फ्रॉम माय पेरेंट्स। आवर बिगेस्ट पेन एज टीनेजर्स, एक लड़की मेरे पास आती थी 11th स्टैंडर्ड की, तो मैंने उसको कहा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो कुछ पेन्स जो होते हैं जो आदमी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एज ओरिएंटेड है। जैसे अगर हम 50 साल के आसपास के लोगों के, 45 साल के आसपास के लोगों का पेन एरियाज देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होंगे इस एज में, उनका पेन एरिया होगा कि हमारे बच्चे जो है वो सही तरीके से सेटल हो जाए, उनका करियर एक बन जाए। तो मैंने उसको कहा कि इसी तरह से एज अ टीनेजर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पेन क्या है? And I was surprised by her statement when she said that we are treated like kids and expected to behave like adults. मैं सोच रहा था कि वो बोलेगी कि हमारा भी स्ट्रेस यही है कि करियर बन जाए, सक्सेसफुल हो जाए, पैसा अच्छा कमा ले। नहीं, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, वी आर ट्रीटेड लाइक किड्स एंड एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक एडल्ट्स। इफ वी डू नॉट क्रैक पीएमटी दिस ईयर, आई विल नॉट कम बैक होम। ये जो इतना स्ट्रेस हम डेवलप करते हैं, कोटा में आप देखते हैं इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं बच्चे के ऊपर सक्सेसफुल होने का। आप मेरे पापा को, बहुत छोटा बच्चा था, आप मेरे पापा को कुछ दिन के लिए ले जाओ और उनको अच्छे पापा बनाकर, यू कैन सी द पेन इन द स्टेटमेंट ऑफ दिस चाइल्ड। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी बेटा नहीं बोला। मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको नॉर्मली ऐसे संबोधित करता हूँ, बेटा बैठो, कैसे हो? और वो मुझे बोलता है, कहता है अंकल आप जब मुझे बेटा बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कोई बेटा नहीं बोला। Papa says, whatever may happen, I have to score more marks than my cousin last year, as it is a matter of prestige. नहीं तो खानदान में नाक कट जाएगी, एक नंबर ज्यादा ला, लेकिन अपने कजन से नंबर आपको ज्यादा लाने हैं। Till 10th we were called kids, and suddenly in 11th we are called adults. We don't know when we grow old, and when our childhood is lost. Our parents do not respect us; they still treat us like small kids. एक पेरेंट्स मुझे बताते हैं, कहते हैं उनका बच्चा 7 साल का, 8 साल का है, और वो ये बोलता है कि आप गुस्से से मुझसे कुछ भी नहीं करा सकते हो, हाँ प्यार से बोलोगे तो सोचूंगा आपकी बात माननी। When we study for 4 hours, no one notices, and if I use the mobile or TV to listen to a song, then my parents start cursing. My mother is Hidimba. Simple. हिडिंबा एक राक्षस जाति से आती है, अच्छी राक्षसी मानी जाती है वो, लेकिन बच्चे के लिए मदर हिडिंबा है, राक्षसी है। क्यों है? क्योंकि सर पापा, मम्मी जो है ना, वो मुझे दिन में कुछ नहीं बोलती, बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन जैसे ही पापा रात को आते हैं, उनको मेरी सारी शिकायत लगाती है और उनसे मेरी डांट पड़वाती है। अरे तुमको जो कहना है खुद कहो ना दिन में, मेरा इंप्रेशन पापा के ऊपर क्यों खराब करते? दिस इज हाउ द चाइल्ड्स ऑब्जर्व। माई मदर्स फेवरेट वर्ड इज नो। ये एक एड आती थी, मेरे क्लाइंट नहीं है ये, मेरी एक एड आती थी टीवी में कि मेरी मम्मी का फेवरेट वर्ड है नो। चॉकलेट खाऊं, नो। मोबाइल खेल लूं, नो। फ्रेंड्स के साथ खेलने जाए, नो। हमारा फेवरेट, मम्मी का फेवरेट वर्ड है। पापा मुझसे बात नहीं करते, उन्होंने कहा है कि जब तक इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मुझसे बात नहीं करेंगे। अवॉइडेंस इज ऑल्सो अ वेरी हाई लेवल ऑफ पनिशमेंट फॉर अ चाइल्ड। मॉम एंड डैड, कैन यू डू दिस फॉर मी? Do not compare me with other children consistently. It makes me feel jealous. Simply correct the mistakes I make instead of yelling at me. It makes me lie the next time I make a mistake. Encourage me to do my homework. Don't threaten me. It makes me hate my studies.
Do not ridicule me in public. I develop low self-esteem because of that. When you show faith in me, it develops a whole lot of courage. When me and my siblings are having a fight, do not take sides. Teach us to solve our problems. Give me a little chores to do and help out at home. It teaches me life skills. When I am throwing a huge tantrum, at times I just need a big hug. If you say it, mean it. Example is the best teacher. This is how your child feels. So if you believe that your child is happy with you, please ask yourself, have you given them enough freedom to speak out their heart? मुझे याद आता है एक बच्चा मेरे पास आता था, he was in 10th standard at that time. अब उनके पेरेंट्स सेपरेट रहते थे, बच्चा मदर के साथ रहता था, मदर के अपने ट्रॉमास थे, उन्होंने अपनी लाइफ को बिजी कर लिया. वो ये बोलता है, कहता है कि सर मैं 2 साल हर रोज रोया हूं जो मेरी मां को नहीं मालूम. आज मुझे अगर फियर ऑफ हाइट नहीं होता तो मैंने सुसाइड कर लिया होता. अनफॉर्चुनेटली ये बातें पेरेंट्स को नहीं मालूम है. दैट इज अवर रिलेशनशिप विद अवर किड्स. तीसरा पॉइंट, क्यों पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट है, तो एक एग्जाम्पल से पहले समझें. जैसे एक बाल्टी है, खाली बाल्टी है, अगर आप उसको एक पानी के नदी में आप उसको डिप करते हैं तो क्या होगा, ये हर तरफ से पानी को सक करती है, पानी को अट्रैक्ट करती है. क्यों? बिकॉज इट फॉलोज अ वेरी सिंपल रूल ऑफ नेचर, एंड दैट इज नेचर डज नॉट एक्सेप्ट एम्प्टीनेस. जहां खालीपन होगा नेचर उसको भराव करती है, भरने का काम करती है. वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर लाइफ. अब इसी चीज को देखते हैं. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे मैंने कहा कि हमारी इमोशंस हैं. लव इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल इमोशंस, वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट. लव का मतलब क्या होता है? गेटिंग अटेंशन, गेटिंग केयर, समवन कंसिडरिंग यू द फर्स्ट प्रायोरिटी इन हिज लाइफ, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ लव. अब बच्चे को लगता है, अगर उस बच्चे के अंदर एक लैक ऑफ लव रहता है, और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, नॉट ओनली किड्स. जब मैं बड़े लोगों के साथ काम करता हूं, 35 साल, 40 साल, 45 साल के लोगों के साथ, और जब मैं उनकी पास्ट डिटेल्स लेता हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत मतलब मोर देन 60% ऑफ माय क्लाइंट्स आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ लव. पेरेंट्स ने कितना भी प्यार किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग, आप में से भी ऐसे होंगे, जिनको पेरेंट्स की तरफ से एक लैक ऑफ लव फील हुआ. क्यों? आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. क्या बच्चे को ऐसा लगेगा कि आप उसको प्यार कर रहे हैं, आप उसकी पिटाई कर रहे हैं? बच्चे को लगेगा कि आप प्यार कर रहे हैं? नहीं. और जब ये वैक्यूम ऑफ लव जब रह जाता है, नाउ ही कैरीज दिस लैक ऑफ लव टू हिज फ्रेंड्स. अब वो चाहता है कि फ्रेंड से उसको अटेंशन मिले. अब आप ज्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे आपको निकाल देते हैं अपने ग्रुप से. जब मैं 14-15 साल के बच्चों के साथ काम करता हूं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर फ्रेंड सर्कल ऐसा है, पहले मेरे साथ अच्छे से बात करते थे, अब उन्होंने मुझे अपने सर्कल से निकाल दिया है, मेरे को कोई इन्वॉल्व नहीं करता है. अब ये और बड़ा वैक्यूम ऑफ लव बन जाता है. फिर बड़ा बच्चा होता है, अब उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आती है, सम लव पार्टनर कम्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ. अब सारा का सारा वो जो वैक्यूम है उसको भरने की जिम्मेवारी उसकी गर्लफ्रेंड की हो जाती है. अब किस्मत है अच्छी तो भर पाएगा, नहीं किस्मत होगी तो वहां भी ब्रेकअप हो जाते हैं. शादी से पहले लोगों के 3-3, 4-4 ब्रेकअप्स हो रहे हैं आजकल. ये जो हमारी इंटेंशन होती है कि दूसरा इंसान मुझे प्यार दे, मेरे उस एम्प्टी कंटेनर को भरे, दिस बिकम्स अ सफोकेशन फॉर द अदर पर्सन. और रिजल्ट क्या आता है? फिर ब्रेकअप होने शुरू हो जाते हैं. उस ब्रेकअप के और घाव और एम्प्टीनेस ऑफ लव. अब ये सारे वैक्यूम लेकर बंदा, इंसान शादी में चला जाता है. अब ये जो इतना बड़ा कंटेनर ऑफ लव है जो एम्प्टी है, नॉट ओनली एम्प्टी है, अब हर्ट भी हो चुका है औरों से. अब ये सारी जिम्मेवारी उसकी मैरिड लाइफ पे उसके पार्टनर में पड़ जाती है.
और उसकी वजह से आप देखते हैं कि आज मैरिजेस जो हैं वो भी ब्रेक हो रही हैं। Second day of the marriage, there was a fight. They were deciding, they were thinking of divorce. You will be surprised. 2 दिन पहले शादी हुई है, लव मैरिज है, 5-7 साल का रिलेशनशिप है आपस में दोनों का। 2 दिन के बाद ही मेरे पास आए कि सर नहीं रह सकते इस इंसान के साथ, डाइवोर्स करना है। एक कपल मेरे पास आए, उनका मेरे पास फोन आया केरला से करीब 4-4:30 बजे। उन्होंने बोला सर हमें आज की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं उनको बोला, मैं आज 9 बजे तक तो मैं बिजी हूँ, कल का रख लेते हैं एनी टाइम। तो देन ही सेड कि सर हम भी 9 बजे ही पहुंचेंगे, हम लोग केरला से बात कर रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली और बैक टू गुड़गांव, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपसे मिलने के बाद ही हम घर में जाएंगे। वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम आवर हनीमून। द 15th डे ऑफ मैरिज दे केम टू सी मी। they entered in my this thing office with a lot of luggage, जो अपना हनीमून से वापस लेके आ रहे थे। दिस इज द सिचुएशन, क्योंकि ये सारा वैक्यूम जो पेरेंटिंग से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, ब्रेकअप से जो इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक लोड बन जाता है अपने पार्टनर के ऊपर। अब वो भी तो इंसान है, जितना झेल पाएगा, जितना कर पाएगा वो करता है। आप भी कितना अपने पार्टनर को प्यार दे पाते हैं, केयर कर पाते हैं, अटेंशन कर पाते हैं? ज्यादातर तो मैं देखता हूं कि एक पार्टनर अगर दूसरे को प्यार कर रहा है, इट इज मोस्ट ऑफ देम, नॉट से it's a rule, but more than often it is just an investment to get love from the other person. So संतराश में हम लोग इसके ऊपर अच्छे डिटेल में बात करेंगे। We'll try to see the world through eyes of your child and discover ways to make them fully and truly loved. आप प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है क्या बच्चा फील करता है कि आप प्यार करते हैं। I always say that in telecommunication the quality of a signal is assessed at the receiving station. ट्रांसमिशन स्टेशन पे तो होती ही है, वहां तो सभी की अच्छी होती है, बट वेदर द क्वालिटी इज गुड और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द रिसीविंग स्टेशन। तो आप तो सभी प्यार करते हैं, मैंने शुरू में ही कह दिया कि इंटेंशन तो सब पेरेंट्स की अच्छी है, बच्चा वो फील कर पाता है कि नहीं कर पाता है, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी असेस्ड, और वही उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा या डेवलप करेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बिहेवियर फॉर्मेशन। आप सोचें कि आप और आपके पार्टनर, 2 लोग जा रहे हैं सड़क पे, आराम से हाथ पकड़ते हुए, एंजॉय करते हुए आप जा रहे हैं, और सोचिए कि आपके पार्टनर को कोई एक तेज ट्रैफिक वाली सड़क से क्रॉस करने में डर लगता है। अब जैसे ही वो डर लगेगा, क्या होगा? उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स होगा कि वो आपके हाथ को जोर से पकड़ेगा। ये वो सोच के नहीं कर रहा है, बट इट विल बी अ नेचुरल रिफ्लेक्स। और जब वो आपके हाथ को जोर से पकड़ेगा, ऑब्वियसली आपके हाथ में तो पेन होगा। जब आपके हाथ में दर्द होगा, आप उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे आप हाथ छुड़ाने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे उसके मन में डर और बढ़ते चले जाएंगे। अब ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। इसी तरह से अगर मेरे अंदर एक फियर ऑफ लूजिंग हिम है, एक लोनलीनेस है लाइफ में, एक लैक ऑफ लव है, तो मेरा जो बिहेवियर अपने पार्टनर की तरफ होता है, इट इज मोर लाइक होल्डिंग हिम और क्लिंगिंग ऑन हिम, एंड ऑब्वियसली इट बिकम्स अ सफोकेशन फॉर माय पार्टनर। या दूसरा मेरा पार्टनर ऐसा करता है तो दैट बिकम्स सफोकेशन फॉर मी। सो इट इज वेरी नेचुरल दैट इफ यू आर स्केयर्ड यू विल होल्ड द हैंड टाइटली। तो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर कि आप बहुत बार सोचकर प्लान करके बिहेव नहीं करते हैं। वो जो आपकी पर्सनैलिटी बन गई, वो जो आपकी इमोशंस बन चुकी हैं, वही आपके बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। यू आर जस्ट अ विक्टिम ऑफ योर इमोशंस। लैक ऑफ लव है तो आप चाहोगे ही चाहोगे कि दूसरा मेरे को प्यार करे, उसके चक्कर में आप जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करोगे। इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। और मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग ये सोच के या प्लान करके कोई इंसान ऐसा करता है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है, बिकॉज दैट्स कमिंग फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड। अगर मेरे मन में डर है तो मैं ऑब्वियसली दूसरे की स्पाइंग करना शुरू करूंगा। आज झगड़े किस बात से होते हैं? कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया मोबाइल का, यानी कुछ ना कुछ जरूर वो गलत करता होगा। सर जब ये घर आता है तो ये फोन को सीधा नहीं रखता, उल्टा रखता है, कहीं मैं नोटिफिकेशन ना देख लूं कि किसका मैसेज आया है। और आपने एक गजल सुनी होगी, जगजीत सिंह कहते हैं कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता।
आपके मन में अगर ये फीलिंग आती है स्पाई करने की, उसकी जेन्युइनिटी, उसका ट्रस्ट चेक करने की, इसका मतलब आपके मन में तो प्यार नहीं है। बिकॉज प्यार तो फ्रीडम देता है, डर रोकने की, बांधने की कोशिश करता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन ब्रीफ कि आप सोच समझकर कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं। आज हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप अपने बिहेवियर को सोच के नहीं करते हैं। जो इमोशन आपके अंदर है वो आपसे बिहेवियर करवा लेती है। अब बच्चे के अंदर आप क्या इमोशंस डाल रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है एज पेरेंट्स। एंड एज आई सेड, व्हेन अ चाइल्ड वाज बोर्न, ही वाज बोर्न लाइक अ क्लीन स्लेट। अब ये फियर के एक्सपीरियंसेस, लैक ऑफ लव के एक्सपीरियंसेस, गिल्ट के एक्सपीरियंसेस, लोनलीनेस के एक्सपीरियंसेस, कॉम्प्लेक्सेस, ये सब चीजें आप ही डालते हैं या हम ही डालते हैं एज पेरेंट्स। सो व्हाई पेरेंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो जस्ट टू समराइज, पहली चीज, इट बिकम्स द फाउंडेशन of building the child's personality and he will behave lifelong as per that. दूसरा, it builds the psychological immunity of child as experiences go unfiltered in the subconscious mind. जैसे मैंने कहा पहले 7 साल में he will try to fill any emotional vacuum, वो चाहे lack of love हो, वो चाहे fear हो, वो चाहे loneliness हो, वो चाहे complexes हो, guilt हो, from others and feel dependent on them. क्योंकि obviously जब दूसरे से lack of love भरने की कोशिश करोगे तो आप उस पर dependent हो ही जाते हो, and this leads to lack of confidence, loneliness, etc., and that will impact him lifelong. सो एनालाइज योर बिहेवियर। छोड़िए बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे के साथ क्या होगा, ये तो बच्चा जानता है, लेकिन अपने आप को एनालाइज करके देखिए, आज जो आपका बिहेवियर है, डोंट यू थिंक दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंटिंग? आज आप जैसे भी हैं, जस्ट एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, आप खुद इस बात को एनालाइज कर पाएंगे अपने अनुभव से। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं, जो मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है, दे कैन वाउच माय स्टेटमेंट, कि आपको मेरी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक थॉट देता हूं, जिसको आप एक खुले दिमाग से, एक ओपन माइंड से बस सुन लें, खुद एनालाइज करें। अगर वो बात आपको सही लगती है तभी मेरी बात को माने, अदरवाइज मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं एज पेरेंट्स आप क्या बच्चे पे इंपैक्ट करते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज और अंडरस्टैंड वेदर व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू और नॉट। अब इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, अपने आप को, अपने बिहेवियर को एनालाइज करो। अगर आपके अंदर डर है, डोंट यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंटिंग दैट वाज डन विद यू? अगर आप एक बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंट हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बच्चों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको वो फ्रीडम, वो रिस्क टेकिंग के लिए मोटिवेट किया था एक सही टाइम पे? सो अपने बिहेवियर को एनालाइज करके अगर आप मेरी बात को सही माने, तभी आप इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो जैसे आज आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। अगर आपको किसी भी नए इंसान को मिलकर डर लगता है, थोड़ा गहरे में सोचेंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ही हमारे मन में डर डाला था कि दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। अगर हम किसी भी नए इंसान से मिलके ओपन बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही हमें डिफरेंट तरीके से हमें परवरिश दी थी कि भाई कोई भी नया इंसान है तो आप उससे बात कीजिए, खुले दिल से बात कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो नाउ I accept from bottom of my heart, if my child is unhappy, violent, arrogant, internet maniac, misbehaving, or even commit suicide. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम था कि बच्चा ऐसा करने वाला है। So if your child is unhappy, violent, arrogant, internet maniac, misbehaving, or even commit suicide, I and only I am responsible for it. So acceptance is the first step to change. मैं आज क्यों इतनी लंबी बात इस टॉपिक पे कर रहा हूं? क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि बच्चा जो है जब पैदा होता है, ही इज लाइक अ क्लीन स्लेट। जाने या अनजाने में जो भी लिखा है वो मैंने लिखा है एज पेरेंट्स। शायद आप मेरी बात को उस समय
एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन इन सारी डिस्कशन के बाद आई एम क्वाइट होपफुल कि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली, आज जो बच्चा है वो आप ही की वजह से है. इफ यू एक्सेप्ट दिस एज अ responsibility, only then I consider that you are prepared for a change. Acceptance is the first step to change. तो ये जो संतराश मैंने जो ट्रेनिंग का नाम रखा है, उसका रीजन क्या है, मैं इसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात करता हूं. जब मैंने सोचा कि मुझे पेरेंटिंग ट्रेनिंग डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले बात आती है नाम की. अच्छा, मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, उन सबका नाम के पीछे जो है एक बहुत थॉटफुल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि बस देख के रख लिया कि भाई कौन सा नाम गूगल में सर्च में ज्यादा जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. हर नाम के पीछे एक बहुत गहरे मीनिंग्स हैं, और मेरी ट्रेनिंग के नाम को भी अगर आप समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाते हैं. तो जब मैंने सोचा कि कौन सा प्रोफेशन पेरेंटिंग के ज्यादा क्लोज है, तो मुझे संतराश समझ में आया. संतराश क्या होता है आपने सुना होगा. संतराश हिंदी का वर्ड है. तराशना मतलब जो छैनी हथौड़ी से जो हम मूर्तिकार, जिसको हम बोल सकते हैं, जो मूर्ति बनाता है, तराशते हुए जो मूर्ति बनाता है, उसको संतराश बोलते हैं. क्यों मैंने इस ट्रेनिंग का नाम संतराश रखा, इसको एक एग्जांपल आप ऐसे समझें कि एक संतराश है जो 1000 चोटें उस मूर्ति को मार रहा है. और सोचिए, क्या अगर वो एक एक चोट अगर गलत मार देता है, तो क्या वो ये बोलने का हकदार है उस मूर्ति से कि प्लीज एकोमोडेट वन रॉन्ग चिजलिंग. 1000 चोटें तो मैंने सही मारी हैं, एक चोट गलत मार दी तो क्या हुआ भैया, उसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, तो एकोमोडेट करो. इज इट पॉसिबल? नो. वन रॉन्ग चिजलिंग कैन डिस्ट्रॉय द होल स्टैचू. मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास एक लड़की को लेकर आए पेरेंट्स. लड़की जो थी, शी वाज इन 11th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम. ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, क्लास में लगभग लगभग टॉपर्स में रहती थी. अब जब उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि सर ये बात नहीं करती है, अवॉइड करती है, इग्नोर करती है हम सबको, अकेली रहती है. अब उसकी मदर जो है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लेडी और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन. तो जब वो मेरे पास आई, मैंने जब डिटेल्स ली, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आपको कोई मम्मी की बात, पापा की बात कोई बुरी लगी है, आप क्यों उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते? तो कहती नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा बात करने का मन ही नहीं करता है. ठीक है. जब मैं उसको हिप्नोसिस में लेके गया, मतलब नॉट ओनली शी केम फॉर दिस पॉइंट, देयर वर अदर कंसर्न्स आल्सो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल पॉइंट्स आई एम शेयरिंग. अब जब मैं उसको हिप्नोसिस में लेके गया, जब उसका हिप्नोटाइज करके जब मैंने उसको कुछ एक्सपीरियंसेस याद कराए, तो उसको एक वो मेमोरी याद आती है जब उसके 10th के जो प्री बोर्ड्स या जो भी स्कूल एग्जाम्स होते हैं, उसमें शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. शी वाज इन टॉप 4-5 इन द क्लास. अब मम्मी रिपोर्ट कार्ड के लिए गई है, मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड ली है, बच्ची भी खुश है, मदर भी खुश है. और अब ये प्रिंसिपल रूम में चली जाती है मदर, और आधा घंटा पौना घंटा उनके साथ मीटिंग करती है. अब ये जो बच्ची है, ये प्रिंसिपल रूम के आगे जो बेंचेस लगे होते हैं, जो सीट्स लगी होती है, वहां पर बैठी है. पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन है. प्रिंसिपल केबिन नॉर्मली ऐसी जगह होता है जहां से पूरा स्कूल दिखाई देता है. यानी पूरे स्कूल में हर बच्चा, हर टीचर, हर पेरेंट इस बच्ची को देख पा रहा है. अब ये लड़की आधा पौना घंटा बैठी है और ये सोच रही है कि सारे लोग जो देख रहे होंगे मुझे, ये क्या सोच रहे होंगे कि मैंने या तो शरारत की है, या मैं फेल हुई हूं, या मेरी कोई ना कोई कंप्लेंट है, तभी मेरी पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने बुलाया है. मेरी मम्मी को प्रिंसिपल के पास जाने की क्या जरूरत थी? और मदर का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई डेली तो जाना नहीं होता है स्कूल, तो मैं गई थी, तो मैं सोचा चलो लेट मी आल्सो हैव अ वर्ड विद द पेरेंट, वर्ड विद द प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल से मिलके आई, बाहर आई, बच्चे ने अच्छा स्कोर किया था, उसको गिफ्ट दिलाया, पार्टी वार्टी की, चीजें अच्छी हो गई. लेकिन एक वो जो बिहेवियर था मदर का, दिस चाइल्ड फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड कि उसकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गई.
उसने अपने पेरेंट्स से धीरे 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 बात करना बंद कर दिया। अब ये मेमोरी उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो सोच के उसने अपने पेरेंट्स के साथ बात करना बंद किया था क्योंकि मम्मी प्रिंसिपल रूम में गई थी। इट वॉज जस्ट अ फीलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। जब बाहर निकली, देन इट वॉज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस फॉर हर। लेकिन उसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतना इंपैक्ट किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई से संतराश नाम मैंने क्यों रखा है, क्योंकि वन सिंगल रॉन्ग चिजलिंग कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर स्टैचू। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि जो है सर, हम बच्चे को पिटाई तो करते हैं, डांटते तो हैं, लेकिन प्यार भी तो उससे ज्यादा करते हैं। यहां कोई एवरेजिंग आउट का फॉर्मूला नहीं चलता है लाइफ में। अगर आप कंपेयर करते हैं, हिट करते हैं, सजेशंस देते हैं, एनी टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यू आर डूइंग, देन इट इज सेम लाइक गिविंग अ रॉन्ग चिजलिंग टू द चाइल्ड। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि मैंने क्यों संतराश नाम ही चुना है। तो संतराश ट्रेनिंग में हम इसके बारे में बहुत लंबे और डिटेल में हम लोग कई मल्टी डायमेंशन से हम इन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। बट जो मैसेज जो मैं यहां पर देना चाहता था कि आप लोग जब ये कहते हैं कि हमने बच्चे को डांटा तो उससे ज्यादा तो हम प्यार करते हैं, इट इज नॉट एन एवरेजिंग आउट फिनोमिना। ये आपको कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं कर देता है। अगर एक गलत बिहेव किया है, इट विल हैव इट्स ओन इम्पैक्ट। जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं, अगर मैं पेरेंट्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करूं कि पेरेंट्स जो हैं वो क्यों ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे को, जैसे मैंने कहा पेरेंट्स गलत नहीं है, एटलीस्ट इंटेंशंस पेरेंट्स की गलत नहीं है। नाउ व्हाई डू दे ओवर प्रोटेक्ट? बिकॉज पहली चीज, पेरेंट्स के मन में डर है। वही कुछ साल होते हैं जब बच्चे को अपने करियर पे फोकस करना है, लेकिन बच्चा जो है उस टाइम पे अपने मोबाइल पे फोकस कर रहा है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करता है। पेरेंट्स को लगता है कि यार ये समय निकल गया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो फियर है प्लस लव है अपने बच्चों के लिए। कोई पेरेंट अपने बच्चे को फेल होता तो नहीं देखना चाहेगा। कंसर्न है पेरेंट्स बच्चे के लिए। और ये तीनों इमोशंस मिक्स होकर जो बिहेवियर जनरेट करती हैं पेरेंट्स का, दैट इज ओवर प्रोटेक्शन। हम बच्चे की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं लाने देना चाहते हैं। और बच्चा जो है अभी वो अपनी नजर से दुनिया को देखता है, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी मैच्योरिटी से दुनिया को देखता है। He wants to explore the world, he wants to explore new ideas, do new experiments in his life. और इसकी वजह से क्या होता है कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस खराब हो जाते हैं। हर पेरेंट ये उसकी इंटेंशन यही है कि बच्चे की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिफिकल्ट टाइम बच्चे की लाइफ में ना आए। यही तो सब पेरेंट्स चाहते हैं, यही तो प्यार है जो चाहता है। बट माय डियर फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा गहरे में एनालाइज करते हैं। सोचिए, क्या आपके पेरेंट्स की ऐसी इच्छा नहीं रही होगी? क्या आपके पेरेंट्स ने नहीं चाहा होगा कि आपकी भी लाइफ में कोई चैलेंजेस ना आए? लेकिन क्या आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए कि नहीं आए? पेरेंट्स की लाख इच्छाओं के बाद भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी चाहा होगा कि उनके बच्चों की लाइफ में चुनौतियां ना आए, चैलेंजेस ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, डिफिकल्टीज ना आए। लेकिन हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी ये सब आया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जहां आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, बच्चे की लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे, याद रखिए। आई एम श्योर आपको मैं बहुत प्लीजिंग साउंड नहीं कर रहा हूंगा, और मैं सॉफ्ट ट्रेनर हूं भी नहीं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज मोर हार्श देन मी। मेरा काम है आपको जिंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ करना। मान के चलें कि आपके बच्चे की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आने ही वाली हैं। डोंट ओवर प्रोटेक्ट देम, बट प्रिपेयर देम। जब मैं बोलता हूं कि आज आप जैसे हैं वो आपकी पेरेंटिंग की वजह से हैं,
अगर आपके पेरेंट्स ने आपको रिस्क लेने के लिए मोटिवेट किया है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए तैयार किया है, फेलियर्स को झेलने के लिए तैयार किया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक करेज होगा, कुछ भी नया कर गुजरने की हिम्मत होगी। और अगर पेरेंट्स ने आपको ओवर प्रोटेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये जो फियर है ये लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से पहले आपके मन में विचार होगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। You will be overcautious in taking any new initiative in your life. So my dear friends, मैं आपको कितना भी हार्श लग रहा हूं, बट जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमारे बच्चों की लाइफ में भी चुनौतियां आएंगी। हमें उनको प्रोटेक्ट नहीं करना है, उनके लिए शील्ड नहीं बनना है, बल्कि उनको अपनी चुनौतियों को फेस करने के लिए तैयार करना है। उनसे लेसन सीख के आगे बढ़ने के लिए हमें उनको तैयार करना है। फॉर मी दिस इज द राइट पेरेंटिंग। और इसके ऊपर हम लोग संतराश में बहुत लंबी बात करने वाले हैं। डोंट बी देयर क्रचेज। एक याद रखिए, जब तक आप बच्चों की बैसाखियां बन के रहेंगे तब तक आपके बच्चे अपाहिज ही रहेंगे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट दैट इज द रियलिटी। आप जब खुद फिजिकल लेवल पर देख लें, जब तक आप बैसाखियों का सहारा लेते हैं, आप देखिए, सोचिए, जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब जब फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है। प्लास्टर लगाने के बाद आप जो है वो बैसाखी लेके चलते हैं, सपोर्ट लेके चलते हैं। प्लास्टर कट चुका है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते हो चुके हैं, डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोल दिया कि आपकी हड्डी ठीक ठाक नॉर्मल जुड़ चुकी है, और आप धीरे धीरे चलना शुरू करें। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर फियर्स हम वो क्रचेस का सहारा लेके चलते हैं। और जब तक आप वो बैसाखियों का सहारा लेकर चलेंगे तब तक आप अपने मन से तो अपाहिज हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों का सहारा बनना है, लेकिन बैसाखियां नहीं बनना है, नहीं तो आप बच्चे को जाने अनजाने में उसको अपाहिज बनाकर ही छोड़ेंगे। डोंट ओवर प्रोटेक्ट और ओवर पैम्पर देम, गिव देम एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। Parents are from a generation of belief, rules, and traditions, and kids are from the generation of logic, doubt, and thinking. बस यही डिफरेंस जो है हमारे रिलेशंस बच्चों के साथ खराब करता है। सो व्हाट इज पेरेंटिंग, थोड़ा ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पेरेंटिंग। क्या मेरा मकसद है एज पेरेंट, अगर मैं उसको अचीव कर लेता हूं तो मैं कह सकता हूं दैट आई एम अ गुड पेरेंट। सो the way I look at it is, parenting means it is a skill to facilitate a child to adjust with the society. हम चाहते हैं बच्चा सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेसफुल की परिभाषा कहां से आती है? वो परिभाषा आती है सोसाइटी से। नॉर्मल जो वर्ड है, आप देखें नॉर्मल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मल का मतलब होता है इट इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम नॉर्म। नॉर्म मतलब रूल्स। सो एनीथिंग विच इज एज पर द रूल्स ऑफ द सोसाइटी इज अ नॉर्मल बिहेवियर। और जैसे जैसे सोसाइटीज चेंज होती हैं वैसे वैसे नॉर्मल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में ही कुछ सोसाइटीज के अंदर अपने कजन ब्रदर और कजन सिस्टर से शादी करना नॉर्मल नहीं है। अपने कजन के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसे अपने रियल ब्रदर और सिस्टर हो, आप उसके साथ शादी का तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया में ही कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे कि अपने फर्स्ट कजन के साथ यू हैव द राइट टू गेट मैरिड। तो अब ये शादी करना अपने कजन से सही है कि गलत है? नहीं, गलत सही नहीं है। एक समाज में वो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल नॉर्म है, एक समाज में नॉर्मल नहीं है। तो हमारा जो काम है एज पेरेंटिंग, दैट इज कि हम बच्चे को एक नॉर्मल सिटीजन बनाए, वो समाज में एडजस्ट हो पाए। जैसे हमने एक रूल्स बनाए हैं, जो वैल्यूज बनाई हैं, मेरी फैमिली वैल्यूज हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं जो सोशल वैल्यूज हैं, जो मैं रिलीजन को बिलोंग करता हूं मेरी रिलीजियस वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के हिसाब से मेरा बच्चा जो है एक नॉर्मल सिटीजन बन जाए। यही तो पेरेंटिंग है, राइट? अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें नेचुरल बिहेवियर को लर्न बिहेवियर में चेंज करना है। ना साइकोलॉजी में अगर हम देखें नेचुरल बिहेवियर क्या होता है, इसको हम लोग फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं। जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है आप में से, मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। आप सोचिए कि अगर बिल्ली के सामने कुत्ता आएगा तो बिल्ली क्या करेगी? बिल्ली भागेगी, वहां से फ्लाइट करेगी।
और अगर बिल्ली के सामने अगर चूहा आता है तो बिल्ली क्या करेगी, वो फाइट करेगी, अटैक करेगी। ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसी तरह से आप देखें, हर इंसान का एक सिचुएशन में एक नेचुरल बिहेवियर है। आप सोचिए कि बच्चे बैठे हैं कैंटीन में और एक टीचर जा रही है और वो केले के छिलके पे फिसल के गिर जाती है। सबसे पहला नेचुरल बिहेवियर बच्चे का क्या आएगा, हंसी आएगी। लेकिन हमारा समाज हमें क्या सिखाता है, नहीं ऐसे कोई गिर जाता है तो उस पर हंसते नहीं है, बुरी बात है। यानी समाज में नॉर्मल रहने के लिए हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्न्ड बिहेवियर। और अगर हम देखें कि क्या सिखाते हैं, बेसिकली हम सिर्फ यही सिखाते हैं कि उसको क्या नहीं करना है। इनहिबिशन सिखाते हैं, क्या करना है ये तो उसके अंदर से आता है, लेकिन हम उसको ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना, जो अंदर से आ रहा है वो नहीं करना है। बच्चे का मन रोने का करता है, रो नहीं सकता। हंसने का करता है, हंस नहीं सकता। किसी से प्यार करता है, ये बता नहीं सकता। किसी से नफरत करता है, ये बता नहीं सकता। सो पेरेंटिंग के नाम पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे को नो ही तो बोल रहे हैं। और याद रखिए, अपने अनुभव से देखें, आपको अगर कोई नो बोलता है तो आपको कैसा लगता है, यू फील बैड। So every time you say, or in words or in gestures, whenever you disagree to what he wants to do based on his natural internal instincts, that is something like no. अब वो बच्चे के अंदर एक बैड फीलिंग डेवलप करता है। जो मैंने क्या कहा आपको कि 7 साल का फजलू बोलता है कि प्यार तो मैं भी करता हूं लेकिन आपको सबूत नहीं दे सकता। वो बुरा तो बच्चा बचपन से फील कर रहा है व्हेनेवर यू आर सेइंग नो, लेकिन 13 साल की उम्र में आके वो हिम्मत पैदा कर पाता है अपनी तरफ से नो बोलने की कि मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बच्चे पैदा करके छोड़ दें, बिल्कुल नो ना बोलें, बिल्कुल उसको ना सिखाएं कि समाज में कैसे रहना है? नहीं। ये तो फिर हमने जो बात की कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटिंग, फिर तो वही फेल हो जाती। देन वी आर नॉट एट ऑल डूइंग पेरेंटिंग। नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो नो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बिना नो बोले आप अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते। आपको सिखाना तो पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, और ये जानते हुए कि हर नो आपको उस बच्चे से दूर लेके जा रहा है या उस बच्चे को आपसे दूर लेके जा रहा है, आपके प्रति एक हेटरेट पैदा कर रहा है, एक एंगर बच्चे के अंदर आ रहा है, एक डिसएग्रीमेंट बच्चे के अंदर आ रहा है। सो सेइंग नो इज इंपॉर्टेंट बट हार्मफुल। तो जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, वो जरूरी भी है और इविल भी है। इसी तरह से सेइंग नो इज अ नेसेसरी इविल इन पेरेंटिंग। इट इज नेसेसरी टू बिल्ड द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, बट इट इज एन इविल बिकॉज इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द चाइल्ड बैडली। अब इस नो को कैसे हमें बोलना है, दिस इज एन आर्ट, दिस इज अ स्किल। और इसके बारे में हम लोग संतराश में पूरी डिटेल में और लंबी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही तो मेरे पास एक टूल है सही पेरेंटिंग करने का। सो मेरी जो अप्रोच होती है ट्रेनिंग में वो क्या रहती है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। आप इमेजिन करें कि आप कभी फ्लाइट में गए हैं तो एयर हॉस्टेस की स्माइल को याद करें, और अपने बच्चे से जब आप मिलते हैं तो उस बच्चे की स्माइल को याद करें। दोनों के चेहरे पे स्माइल है, लेकिन आपको समझ में आता है कि जो बच्चा है उसकी स्माइल जेन्युइन है और जो एयर हॉस्टेस की स्माइल है वो फेक है। क्यों ऐसा लगता है? दोनों के जेस्चर्स तो एक ही हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एयर हॉस्टेस के मन में आपको देखकर कोई इमोशंस ट्रिगर नहीं हो रही है। शी इज नॉट हैप्पी टू सी यू, शी इज नीदर अनहैप्पी टू सी यू, रादर शी हैज नो इमोशंस व्हेन शी सीज यू। तो उसका जो जेस्चर ऑफ स्माइल आ रहा है दैट इज कमिंग ओनली फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। और एक बच्चा जो है जब वो आपको पूरा दिन के बाद शाम को देखता है, ही इज हैप्पी टू सी यू। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज एन इमोशन इन द सबकॉन्शियस माइंड।
उसका जो जेस्चर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सबकॉन्शियस इमोशंस, मींस इट इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। तो मेरी जो पेरेंटिंग में जो मेरी अप्रोच रहती है, दैट इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। If you have the right set of emotions as far as parenting is concerned, only then you can have the right behavior. और एक चीज याद रखिए, एक चीज और देखिए इस एग्जांपल से, कि एयर हॉस्टेस के मन में और उस लड़की बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये तो वो जानते हैं, आप तो नहीं जानते उनके मन में क्या चलता है। लेकिन परमात्मा ने आपको भी वो एक नजर दी है कि सामने वाले के बिहेवियर को देख के आप पहचान पाते हैं कि उसका बिहेवियर जेन्युइन है या फेक है। तो अगर ये नजर आपको दी है, तो ये नजर आपके बच्चे को भी दी है। मैं इसीलिए डूज एंड डोंट्स वाली काउंसलिंग नहीं करता हूं कि पेरेंटिंग में ये कर लीजिए और ये मत कीजिए। ये मैं कभी काउंसलिंग ऐसी नहीं करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बिहेवियर इज नॉट अलाइंड विद द इमोशंस दैट यू हैव इन द सबकॉन्शियस माइंड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की, अगर आप अपने मन में यही मानते रहेंगे कि बच्चा गलत है, और उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखिए, सॉफ्ट बात कीजिए। ग्रुप पे किसी ने क्वेश्चन भी डाला था कि सर कैसे फ्रेंड्स बने बच्चे के। जब तक वो सेट ऑफ इमोशंस आपके ठीक नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि गलती बच्चे की नहीं है, मेरी है एज पेरेंट्स, तब तक आपका बिहेवियर फेक ही होगा, और ये फेक बिहेवियर भी बच्चे तक कम्युनिकेट होता है। सो चेंजेस जो आएंगे, अगर आप एक नॉलेज के साथ अपने अंदर बदलाव लाते हैं, देन दीज चेंजेस विल बी मोर कंसिस्टेंट। दूसरी चीज देखें, जैसे आपने पैराबोला कर्व देखा है, पैराबोला की खास बात क्या होती है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जिसको हम लोग मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, तब तक आप इनपुट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज होती है। लेकिन इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब आप जब इनपुट और इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट रिड्यूस होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी आपको पॉइंट बोलूंगा करने के लिए, जैसे क्या पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या पेरेंट्स को लीनियंट रहना चाहिए, इज इट राइट और रॉन्ग? एब्सोल्यूट टर्म्स में दिस स्टेटमेंट इज नीदर राइट नॉर रॉन्ग, इट डिपेंड्स अप टू अ डिग्री। आपकी लीनियंसी भी इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए, आपका स्ट्रिक्ट होना भी इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए। लेकिन किस हद तक रहना है, ये बात बोलने से नहीं आएगी। अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि भाई पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट रहना है, या मैं बोल दूं कि नहीं पेरेंट्स को लीनियंट रहना है, मुझे मालूम है आप इस चीज का भी इस्तेमाल कुछ गलत तरीके से करेंगे, बिकॉज यू विल नाउ सी के भी काउंसलर ने बोला था, ट्रेनर ने बोला था, अब हम इसको ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते ही मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट क्रॉस करते ही अब वही चीज जो है नेगेटिव इंपैक्ट करने लगी। बच्चों पे स्पाइंग करना गलत है या सही है? बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम देना सही है कि गलत है? up to a certain limit everything is right, beyond that limit everything is wrong। इसलिए I believe more in education, जितने मेरे clients connected हैं यहाँ पर, they can also vouch my statement that my approach is to empower you by knowledge, not by giving you the do's and don'ts, because anything you do beyond a certain point, that is surely going to have negative impacts। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, ये तो सिर्फ समझने की बात थी। बट एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक आदमी है जिसको जंगल पार करना है, रात हो चुकी है, नदी का किनारा है, कोई नाव नहीं है, सवेरे नाव खुलेगी तभी वो नदी को पार कर सकता है। उसे नींद ना आ जाए इसलिए वो अपने आप को बिजी रखता है। वो चल रहा है, उसके पाँव में ठोकर लगती है, एक कपड़े की एक थैली उसको मिलती है, और उसमें कुछ पत्थर हैं। वो बैठा है, एक पत्थर को निकालता है, नदी में फेंकता है, कुछ आवाज होती है, कुछ लहरें फैलती हैं, उनको देखता है। थोड़ी देर के बाद लहरें शांत होती हैं, फिर एक दूसरा पत्थर फेंकता है, और इस तरह वो अपनी पूरी रात काटता चला जाता है। अब सिचुएशन आती है कि आखिरी पत्थर उसके हाथ में है, सूरज की पहली किरण निकल चुकी है, और उसकी रोशनी में जब उसकी रोशनी उसकी आंख पे पड़ती है
तो वो रोता है कि वो तो नायाब हीरे थे जो वो पानी में फेंकता जा रहा था, और वो अपने ऊपर रोता है और वो बोलता है कि मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं, परमात्मा ने मुझे इतने हीरे दिए थे और मैं मूर्ख इनको पत्थर समझ के फेंकता रहा, बर्बाद करता रहा। रो रहा है तो वहीं से एक सूफी फकीर जाते हैं, उसको रोता देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो सारा किस्सा बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो सूफी फकीर बोलता है तू पागल है जो रो रहा है, ये जो हीरा तेरे हाथ में रह गया है, क्या तू इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर सकता? अगर कुछ क्षण सूरज और लेट निकलता तो तू इसको भी फेंक देता, फिर किसको ब्लेम करने जाता? और ये जितना नायाब हीरा है, इसको बेच के तुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है, ये पैसे से तेरी पूरी जिंदगी चल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई नो द राइट टाइम टू डू दिस ट्रेनिंग इज व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। बहुत कुछ समय जो बहुत अच्छा था लाइक डायमंड्स, वो आपने वेस्ट कर दिया है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन देयर इज नो पॉइंट इन लूजिंग होप। अभी भी जो समय आपके पास बचा है, अगर आप आज से भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो मैं फिर कहता हूं कि अभी भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट, इसमें हमने शुरू में भी बात की थी। आप अपने आप को बस बदलना शुरू करें, एनवायरनमेंट बदलें, बच्चा भी इंप्रूव करना शुरू करता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट एट ऑल अ मार्केटिंग वेबिनार। मैं यहाँ पे आज आपको कुछ भी सेल करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। आई एम इंस्पायर्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ स्टीव जॉब्स, जो बोलते हैं दैट पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। तो ये पूरा वेबिनार जो है, ये मेरा एक प्रयास है सिर्फ आपको ये चेताने का, चौंकाने का, कि आपका जो बिहेवियर है वो बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं आपको एक केस बताता हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों में बहुत ज्यादा एग्रेशन था, कभी काउंसलर के पास नहीं गए। जब वो मेरे पास आए, वो सिचुएशन तब थी, बच्चा जब 14 साल का हो गया और बच्चे ने टीवी और मोबाइल तोड़ना शुरू कर दिया। अब उसके बच्चे की तरफ फोकस गया है कि सर इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब तक मैंने कहा कहां थे आप लोग? अब तक ये लोग अपने ही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में उलझे हुए थे, अपने ही इन लॉज के साथ झगड़ों में उलझे हुए थे, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं था कि हम कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये सबकी फैमिली में होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा, हम अपने ही रिलेशनशिप सुधारने में और लड़ाई में निकल रहे होते हैं, बच्चे की तरफ फोकस ही तब जाता है जब वो टेंट्रम शुरू करता है। सो दिस इज एन एफर्ट टू शो दैट there is a solution to your parenting problems. It is possible to have good relations with your child, help him to become successful, happy, healthy and good relations. Let your child feel proud of you. This is very important statement. हम लोग बोलते हैं ना कि I lived the life that I made my parents feel proud of me. मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा better statement ये है that I lived life like this that my kids are proud of me. नाउ इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इमेजिन करें कि आपके बच्चे की शादी हो चुकी है, अपने पार्टनर के साथ बैठा है और अपने पार्टनर को आपके बारे में शेयर कर रहा है कि आप कैसे पेरेंट्स थे रहे हैं। सो इस इमेजिनेशन के साथ व्हाट डू यू विश योर चाइल्ड टू से अबाउट यू? आप क्या चाहेंगे कि एज अ पेरेंट वो अपने पार्टनर को आपके बारे में बताए, इंट्रोड्यूस करे? और दूसरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये कीजिए, डू यू थिंक दैट ही वुड से द सेम थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू से? इफ नॉट, इट्स अ हाई टाइम टू इंप्रूव योर पेरेंटिंग। सो फर्दर सेशंस जो होंगे हमारे संतराश के अंदर, उसमें पहली चीज ध्यान रखनी है कि पेरेंट्स और बच्चे के अंदर 20-25 साल, 30 साल का, 35 साल का भी एज डिफरेंस है। ही इज नॉट एज मैच्योर टू अंडरस्टैंड योर लॉजिक्स। तो संतराश में विल ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द आईज ऑफ योर चाइल्ड। और संतराश द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, इट्स अ 10 hours प्रोग्राम। व्हाट विल वी कवर इन दी संतराज? जैसे मैंने पहले कहा, बिहेवियर फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बिहेवियर फॉर्मेशन कैसे होती है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड गिविंग सजेशंस, अंडरस्टैंड व्हाई सेइंग नो इज इंपॉर्टेंट इन पेरेंटिंग, learn effective techniques for setting boundaries with your child, discover how to balance discipline with empathy,
पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिहेवियर फॉर्मेशन, इस पे हम लोग बात करेंगे. एक्सप्लोर हाउ योर एक्शंस एंड डिसीजंस इम्पैक्ट योर चाइल्ड्स बिहेवियर. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग हिज बिहेवियर. लर्न हाउ टू मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर फॉर योर चाइल्ड. नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज अंडरस्टैंड योर चाइल्ड फीलिंग्स. सी द वर्ल्ड फ्रॉम आइज ऑफ योर चाइल्ड. लर्न टू इंटरेक्ट और इंटरप्रेट द फीडबैक फ्रॉम योर चाइल्ड. Discover ways to respond effectively to your child's emotional needs. Explore the techniques for building emotional intelligence in your child. Next point जो हम cover करने वाले हैं, that is developmental stages of child. Understand the needs of your child at different stages of growth. Learn how to address developmental challenges effectively. Discover age-appropriate strategies for supporting your child's growth. Then we will also talk about practical parenting tips, how to build immunity to your child, how to prepare your child to learn lessons from his challenges in life, actionable advice for daily parenting challenges, discover strategies to enhance your overall parenting skills, learn to create a nurturing and supportive home environment. And then we will also make a parenting manual. Make your own parenting manual and use this manual as a resource for implementing what you learn from this particular Santarash workshop. Now, who can attend? So, new or expecting parents, that's the best time to attend the parenting training. Parents of young children 3 to 12 years of age. अगर आप टीनेजर के पेरेंट्स हैं 13 से 18-19 साल के, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं. स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए. जब बच्चा 3-4 साल की उम्र में स्कूल जाने लगता है तो टीचर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे की पर्सनैलिटी में. तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है स्कूल्स एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो अटेंड दिस ट्रेनिंग. और इसका मेरा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका मैंने नाम रखा है नाविक द मॉडल टीचर. चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स एंड नैनीज शुड अटेंड दिस. ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग फैमिलीज जैसे एनजीओज हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, गिफ्ट देते हैं. व्हाट इज दैट वेरी ग्रेटेस्ट थिंग, गिफ्ट दैट यू कैन गिव? Mom and dad, the greatest gift you can give to your child is love one another. एक दूसरे को प्यार करो. As husband and wife, that is the biggest gift that you can give to your parents or to your children. और अगर आपकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस हैं, डिस्टर्ब्ड है, तो मेरा एक अलग प्रोग्राम है जिसको मैंने हैप्पी मैरिड लाइफ ट्रेनिंग मैंने बनाया है, जिसको मैरिज और प्री मैरिज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसका मैंने नाम रखा है लाइफ टाइम ऑफ हनीमून. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने कहा द राइट सेट ऑफ इमोशंस ड्राइव योर बिहेवियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि आप अपने जीवन में खुश हैं. आर यू हैप्पी? जो भीतर भरा है वही बाहर आएगा. याद रखिए, इट इज अ रूल. जो भीतर भरा है वही बाहर आएगा. दिल में प्रेम है तो हर दर्द मिटाएगा. कटुता के शब्द विष बनकर गिरते हैं, मधुर वाणी से ही रिश्ते संवरते हैं. अगर आप खुश हैं तभी आप एक खुशनुमा माहौल परिवार में दे सकते हैं. लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना विल बी डिफिकल्ट. सो इफ यू आर नॉट हैप्पी, मैं उस लेवल पर भी मैं काम करता हूं. Join my Conquer the Success लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और कैसे हम रिलेशंस को बढ़िया बनाएं, ये सब हम सीखते हैं. So if you are interested to know about Conquer the Success, you can message me. I guarantee only one thing, that is unconditional happiness. क्योंकि हैप्पीनेस की इमोशन में ही आप इफेक्टिव पेरेंटिंग कर सकते हैं. राइट? So if you are interested in this program, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे एक बार पर्सनल मैसेज भेज दीजिए. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. वंस यू सेंड मी दिस, तो मैं आपको कुछ टेस्ट शीट्स में भेजूंगा. एक इंफॉर्मेशन शीट जहां पे चाइल्ड के बारे में हम लोग डिटेल्स लेते हैं. पेरेंटिंग इफेक्टिवनेस शीट में आपको भेजूंगा कि आप उस टेस्ट को करेंगे, आप समझ जाएंगे हाउ इफेक्टिव यू आर एज पेरेंट्स. तीसरा, हस्बैंड वाइफ दोनों ही आप लोग करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, तो मुझे पता लगेगा आप दोनों की पर्सनैलिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है. एंड मैरिज इफेक्टिवनेस टेस्ट, कि हाउ इफेक्टिव इज योर मैरिज गोइंग ऑन.
इसके बाद then we can also have a small telephonic discussion that will be a free of cost, and then after understanding your details, then I will recommend you what is best for your child. बच्चे के लिए जो हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्कोर मोर फॉर श्योर, क्योंकि आज बच्चों को सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है कि उनके नंबर अच्छे आने चाहिए। तो मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं, स्कोर मोर फॉर श्योर ये मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम लोग बच्चों के साथ बात करते हैं। कॉन्कर दी सक्सेस इज अ लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप, टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हिज करियर। वो जो आपकी इंटेंशंस हैं, सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप फॉर योर चाइल्ड, कैसे वो इंटेंशंस को हम बच्चे का मोटिवेटर बना पाए, आई कैन डू दैट वर्क ऑन योर बिहाफ through my training of Conquer the Success. And then I also help them to improve time management, reduce the time on mobile and improve relations with her parents. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं और पेरेंट्स समझ जाते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, तो आप लाइफ लॉन्ग मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। आप आपस में ही फिर एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश कर पाते हैं। आई ऑल्सो प्रोवाइड इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड थेरेपीज वन ऑन वन। अगर बच्चे के अंदर इश्यूज हैं, कोई ट्रॉमाज हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, एंगर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ लव है, डिप्रेशन है, सेल्फ हार्म, सुसाइडल टेंडेंसीज और एनी अदर साइकोसोमेटिक इश्यूज, तो उसके लिए देन आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू द इंडिविजुअल काउंसलिंग और थेरेपीज फॉर योर चाइल्ड एज द रिक्वायरमेंट इज, not that everything has to be done with everyone. No. After taking your details, analyzing your problem, then I will recommend what is good for the child to do and what is the way forward for parents. So सबसे पहले जैसे मैंने कहा, संतराश, the art of parenting. दूसरा, अगर आपके रिलेशंस मुझे लगेगा आफ्टर द मैरिज इफेक्टिवनेस टेस्ट कि आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, आई माइट ऑल्सो रिकमेंड यू टू अटेंड दिस ट्रेनिंग ऑफ लाइफ टाइम ऑफ हनीमून दैट विल improve your marriage to create a positive home atmosphere, fostering your child development, growth and happiness. और अगर लगता है कि आप अपनी लाइफ में ही खुश नहीं हैं, then I will recommend you to attend Conquer the Success Life Skill Training Program as per the need. इसलिए मेरे लिए इनपुट्स, डिटेल्स लेना मेरे लिए जरूरी है। और फिर अगर आपके अपने कोई ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज रहे हैं, एंगर है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, फियर, फोबिया, गिल्ट, डिप्रेशन, तो फिर ये चीजें आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। तो इनको इंप्रूव करने के लिए आई माइट ऑल्सो रिकमेंड यू अ 1-to-1 काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशन, राइट। सो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपका एक स्पेसिफिक पैकेज बनेगा। इट इज नॉट दैट आई एम हियर टू सेल दी संतराश, नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि, और इसमें मैरिज काउंसलिंग भी रिकमेंड कर सकता हूं, मेरा पॉइंट यहां पर सिर्फ ये है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग। इस चीज को अगर आप जानते हैं तो आपको मैं एक जगह बता रहा हूं दैट यू कैन कम अप्रोच टू अंडरस्टैंड। और अगर आप इस चीज को एनालाइज नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ की किसी और समस्याओं में अटके हुए हैं, तो मैं आपको झकझोर के दिखाना चाहता हूं कि समय रहने से पहले समय ऐसा आए कि पेरेंट्स के और चाइल्ड के रिलेशंस खराब हो। इस चीज के प्रति जागें, सावधान हो और अपने ऊपर काम करना शुरू करें। So I am your trusted companion in your child journey to success and lasting happiness. We don't just train, we guide you and your child with a holistic roadmap to success, well-being, happiness and fulfilling relationship. मेरे रिव्यूज आप देख सकते हैं, 149 customer reviews are there on Google with a rating of 4.7 on 5. So that's an evidence of what I'm saying, that demonstrates my quality. When I say unconditional happiness, I really mean it. ये अनकंडीशनल हैप्पीनेस की गारंटी मैं बंद कमरे में नहीं देता हूं। इट इज ऑन ऑल माय टीवी प्रोग्राम्स, ऑल माय रेडियो प्रोग्राम्स, ऑल माय यूट्यूब वीडियोस, सो आई कांट बैक आउट फ्रॉम दिस। सो अंत में बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि जो बच्चों से करे प्यार, वो संतराश से कैसे करें इनका। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मुझे तो जो आज आपसे बात करनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। राइट, आपका एक क्वेश्चन है, रूपजीत ने पूछा है दैट हाउ टू डिफाइन दीज लिमिट्स।
राइट, इसके ऊपर हम लोग लंबी बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लिमिट्स डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक नॉलेज ही है जो हमें हेल्प कर सकती है। मुझे समझ में आए, मैं एनालाइज करता चलूं कि क्या बिहेवियर बच्चे को मेरी बात मानने के लिए मोटिवेट करता है, और किस स्टेज पे, किस लिमिट को क्रॉस करने के बाद बच्चा मेरी बात को अवॉइड करता है या रिबेलियस होता जा रहा है। इसका भी कोई सेट रूल नहीं है, इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सपेरिमेंटेड। बट वंस यू आर कॉशियस कि मुझे एक लिमिट तक इस चीज को करना है, देन यू विल ऑल्सो बी अलर्ट कि कहां पर ये लिमिट जो है वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट को क्रॉस कर रही है। राइट, तो जैसे जैसे हम लोग संतराश में एजुकेट होते जाएंगे, आप अपनी लिमिट्स को डिफाइन करना अपने आप सीख जाएंगे। राइट, तो इट सीम्स कि शायद आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है। एनीवे, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग उसमें ग्रुप में भी मुझे डाल सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड विश यू गुड लक एंड हैप्पी पेरेंटिंग। गुड, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. It was very insightful session. थैंक यू, इट्स रियली अ नाइस फीडबैक फॉर मी। Thank you. थैंक यू, Thank you, sir. बाय। Bye, sir.